समृद्ध थोड़े से मेरे से बाद में ही आए होंगे पढ़ाने के लिए, उम्र में भी छोटे हैं, तो एज अ सीनियर टीचर मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दैट थोड़ा सा मैं गाइडेंस इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को दूँ। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ दैट आई एम नॉट ओनली ऑथर फॉर दिस बुक बट ऑल्सो ऑफ दिस बुक written by me and one of my senior student who is senior IAS officer of 2016 batch, Athar Amir, and academy छोड़ी थी एंड व्हेन समृद्ध जॉइंट मतलब मेरे छोड़ने के बाद एंड सिद्धार्थ अरोड़ा ने विजन आईएएस ज्वाइन किया था, तब मैं विजन आईएएस छोड़ के बेसिकली नेक्स्ट में आ चुका था और उसके बाद में फिर दृष्टि आईएएस में फुल्ली ज्वाइन हो चुका था। हेलो गाइस, आई होप यू आर फैंटास्टिक। आज यूपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम हुए 2 दिन हो चुके हैं और यूपीएससी के 2024 की जो की है उसके आने के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में काफ़ी प्रोटेस्ट वाला सेंटीमेंट्स बना हुआ है कि 3 क्वेश्चंस उन्होंने ड्रॉप कर दिए। एंड वन मोर थिंग कि मेरे पीछे जो एक क्वेश्चन पॉलिटी का दिखाई दे रहा है उसका आंसर की में जो आंसर है वो भी गलत दिया हुआ है। तो आज की डेट में मैं जो वीडियो है इस पॉलिटी के क्वेश्चंस को लेके यूट्यूब के ऊपर जो मेरे काफ़ी पॉलिटी के जो फैकल्टी साथी लोग हैं उन्होंने कई सारे वीडियो बनाए, बट मैं उससे थोड़ा सा बियॉन्ड जाऊंगा और उन सबको मैंने सुना है। मेरे टीम ने मुझे रिकमेंड किया कि सर आप 15 साल से पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, आप ऑथर भी हैं पॉलिटी के, तो थोड़ा सा इस पर लाइट थोड़ी सी ज़्यादा डाल दीजिए, गोइंग बियॉन्ड द अदर फैकल्टी व्हाट दे हैव सेड एंड दे कैन सी दिस वीडियो ऑल्सो। बट इस वाले क्वेश्चन से पहले, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको ये वाले 3 क्वेश्चन 1 मिनट में थोड़ा सा दिखा दूं। अदरवाइज़ दूसरे वीडियोस में तो आपने देख ही लिया होगा जो क्वेश्चंस यूपीएससी ने ड्रॉप किया है। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है इन्होंने जो ड्रॉप किया है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, ये पहली बार नहीं है जब यूपीएससी ने फ्लाइंग फॉक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। कोरोना टाइम के आने से पहले भी जब कई सारे लेबर लोग काम करते थे जंगलों में और कुछ खाने को नहीं था तो उन्होंने फ्रूट बैट को खा के काम चलाया था और वहाँ से कोरोना जैसी डिसीज़ का बेसिकली फर्स्ट टाइम देखने को मिला था। तो इंडियन फ्रूट बैट जो हम चमगादड़ देखते हैं और ये जो बैट है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, ये थोड़ी सी साइज़ में ज़्यादा बड़ी होती है। तो यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को बेसिकली ड्रॉप किया है बिकॉज ऑफ दी वर्मिन कैटेगरी, जो कि सेंटर के अंदर में जो लॉ बना हुआ है उसको इन्होंने रिफ्लेक्ट किया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वेयर एज कुछ ही स्टेट्स जो इंडिया के हैं वहाँ पर ही ये वाली कैटेगरी शामिल होती है। पूरे के पूरे इंडिया के अंदर को लेके या ये वाला जो एक्ट है सारे के सारे स्टेट्स पे लागू होता है, वैसा नहीं है। तो इसीलिए थोड़ी एम्बिग्यूटी ना हो जाए इन्फॉर्मेशन को लेके, इसे क्वेश्चन को यहाँ पर इन्होंने ड्रॉप किया। दूसरा जो क्वेश्चन है वो बेसिकली इकोनॉमी का है। इकोनॉमी मैं नहीं पढ़ाता हूँ बट स्टिल थोड़ा बहुत आइडिया है। तो यहाँ पर इन्होंने सिंडिकेट लैंडिंग की बात की है, जो कि एक बेसिकली कंसोर्टियम जो लोन होता है सारे लोगों को मिला के होता है सिंडिकेट लैंडिंग। तो कंसोर्टियम लोन लैंडिंग होना और सिंडिकेट लैंडिंग होना, इस वाले क्वेश्चन में भी थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है। दैट इज़ वाई इट हैज़ बीन ड्रॉप्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स 2 अलग अलग लैंडिंग्स की कैसे सिमिलर हो सकती हैं। देन तीसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पर, दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेसिकली हिस्ट्री का स्टैटिक क्वेश्चन है और यूपीएससी को वेटिंग करके, क्योंकि 100 क्वेश्चन बनाने के लिए उन्हें कई सारे जो बड़े बड़े प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स हैं उनसे कई सारे क्वेश्चन लेते हैं, मतलब 1000 से भी ज़्यादा हो जाते हैं। फिर उसमें चर्निंग होती है, फिर उसमें से फ़िल्टर करते हैं, फिर उसकी वेटिंग होती है। वेटिंग मतलब उसको प्रूफ रीड अच्छे से किया जाता है कॉन्सेप्चुअली। तो मतलब आई डोंट नो, मतलब ह्यूमन है, गलती हो जाती है, लेकिन यूपीएससी जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है उससे ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इट्स नोन फॉर इट्स क्रेडिबिलिटी। तो जो ड्यूटी वाली सिस्टम है एंड जो परमानेंट सेटलमेंट जो है,
इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपस में मिल गए हैं, राइट। एंड द सीनियर स्टूडेंट्स थे वो भी अपने आप में कंफ्यूज थे, बट दिस क्वेश्चन हैज़ ऑल्सो बीन ड्रॉप्ड। तो 3 क्वेश्चन ड्रॉप हुए हैं। सवाल केवल ड्रॉपिंग का होने से नहीं है, जिसका लास्ट अटेम्प्ट था और एक नंबर में भी, ये पॉइंट्स में भी मान लें, यदि उसका कट ऑफ से बेसिकली नीचे रहा और वो नहीं दे पाया मेंस, या उसका करियर दाव पे लग गया, उसके साथ सोचिए क्या होगा। आई फील that they should be heard by the court, either they should be accommodated or should be given one more attempt, कि वो एग्जाम्प्ट दे के उनको एक अटैम्प्ट और दिया जाए, क्योंकि लास्ट अटैम्प्ट वाले के साथ में कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचता अदर देन गोइंग इन डिप्रेशन, राइट। इट इज़ दी फीचर ऑफ दिस एग्ज़ाम कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं यदि वो 4-5 अटैम्प्ट देने के बाद में भी इस एग्ज़ाम साइकिल में रुके रहते हैं। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन है जिसके लिए मैं ये वीडियो बेसिकली बनाने की मैंने सोचा, क्योंकि टीम ने भी कई बार बोला 2 दिन से आई वॉज नॉट हैविंग टाइम। सी दिस इज़ द क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में बेसिकली बात क्या है कि बजट को लेके क्वेश्चन पूछा गया है। क्लासेस में मैं बहुत जल्दी कॉन्सेप्चुअली क्लियर करके बताता हूँ दैट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारे आर्टिकल 112 का है, मनी बिल जो होते हैं 110 से निकल के आते हैं, और आर्टिकल 112 जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भी मनी बिल है, जिसके अंदर में फाइनेंस बिल, राइट, एंड अप्रोप्रिएशन बिल 2 होते हैं, दोनों ही मनी बिल होते हैं। और मनी बिल का होना ना होना डिपेंड करता है स्पीकर के सर्टिफिकेट पे जो अटैच होता है जब स्पीकर जो बिल पास हो जाता है, या मनी बिल पास हो जाता है या बजट पास हो जाता है लोअर हाउस में, तो स्पीकर जो कि लोअर हाउस का प्रेसाइडिंग ऑफिसर है उसके सर्टिफिकेट के साथ में वो अपर हाउस में जाता है। उससे पहले उसका कोई मतलब नहीं है कि वो मनी बिल है या नहीं, क्योंकि स्पीकर सर्टिफिकेट तभी लगाता है जब वो पास हो जाता है और वो फाइनली दूसरे हाउस में जाता है। एंड अब राज्यसभा के अंदर में मनी बिल बेसिकली कुछ नहीं हो सकता, 14 दिन तक डिले कर सकता है, और यदि उसमें अमेंडमेंट होता है तो वो लोकसभा के पास आता है और लोकसभा उसमें कुछ करे या ना करे प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। एंड प्रेसिडेंट अंडर द कन्वेंशंस नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट, दैट मनी बिल हैज़ टू बी गिवन एसेंट, राइट। नाउ कमिंग टू द क्लैरिफिकेशन, जो मेरे लर्नेड दूसरे एजुकेटर्स हैं उनके मैं थोड़ा सा बियॉन्ड जाने की कोशिश करूँगा कि बाई चांस ये रिप्रेजेंटेशन में जाता है, और इसमें बेसिकली जो आंसर है, इसमें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर लेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये बेसिकली प्राइमा फेसी एक गलत स्टेटमेंट है। फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू रिप्रेजेंट और present or introduce the budget, then it has to happen, right, on behalf of the president. President is responsible actually कि जो हाउस में लेके आना है, और प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करते हुए कोई भी मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, मींस फाइनेंस मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर भी फाइनेंस मिनिस्टर यदि पोर्टफोलियो रखता है तो वो करेगा, जैसे मनमोहन सिंह साहब के टाइम पे ऐसा होता था। तो यहाँ पर ये गलत है। एंड दूसरा वाला, दैट यूनियन लेवल पे नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डिमांड फॉर ग्रांट्स आर कनेक्टेड जनरली टू द अप्रोप्रिएशन बिल, मीन्स कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हमें पैसा निकालना है। तो कुल मिला के ये है कि यहाँ पर ये 2 होना चाहिए, जबकि आंसर में दिस इज 85 नंबर क्वेश्चन, आंसर में यहाँ पर जो एक की दी हुई है, ये आंसर जो है वो सी दिया हुआ है, इसका मतलब दोनों ही सही हैं। और यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप भी नहीं किया है, और एक क्वेश्चन और यदि इसमें जुड़ जाए और गलत ना जाए और नेगेटिव मार्किंग 1/3 को हम हटाते हुए यदि देखें तो मिनिमम 2.5 मार्क्स का अंतर बैठता है। अभी तो मैं केवल 1 नंबर की बात कर रहा था, तो सोचिए कितनी दिक्कत हो सकती है जो लास्ट अटेम्प्ट वाले लोग हैं। नाउ जो मेरे लर्नेड लोग हैं उसमें से मैं 2 लोगों के नाम लेना चाहूँगा, और उनके स्क्रीनशॉट्स भी यहाँ पे अटैच किए हैं हमारे टीम मेंबर्स ने। ये समृद्ध महाराज हैं, और जो अनअकैडमी में हैं अभी, एंड एक हैं हमारे सिद्धार्थ अरोड़ा जी जो अनअकैडमी के ऑफलाइन बेसिकली वर्टिकल में हैं।
इन दोनों के साथ में मुझे बेसिकली काम करने का मौका नहीं मिला। हम लोग, मैंने एन अकेडमी छोड़ी थी एंड व्हेन समृद्ध जॉइंट, मतलब मेरे छोड़ने के बाद, एंड सिद्धार्थ अरोड़ा ने विजन आईएएस ज्वाइन किया था, तब मैं विजन आईएएस छोड़ के बेसिकली नेक्स्ट में आ चुका था और उसके बाद में फिर दृष्टि आईएएस में फुल्ली ज्वाइन हो चुका था। लेकिन दोनों बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सब कुछ ठीक है। समृद्ध तो थोड़े से अपनी बालों की स्टाइल वगैरह करके थोड़ा और अच्छा दिखते हैं, और सिद्धार्थ अरोड़ा जी की जो मुस्टैचेस हैं वो भी बड़ी अच्छी लगती है, आवाज़ में भी बड़ा दम है। बट उन्होंने जो बात बोली है वो सही है, लेकिन उसके बियॉन्ड में जाने की कोशिश करूँगा कि यदि लॉयर ने, लायर नहीं बोल रहा हूँ मैं, लॉयर बोल रहा हूँ, कोर्ट के अंदर में अपनी दलील पेश करी, मीन्स अपना आर्ग्यूमेंट दिया, तो क्या देंगे। तो मेरी एक पॉलिटी को पढ़ाने की जो नॉलेज है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। सी what happens that if you are saying that the budget is basically president's responsibility to cause it to be laid down in the house of the parliament, then it is done through finance minister or to any minister decided by the prime minister as the extra portfolio. It is not necessarily the finance minister will be, bringing this budget. This is to be noticed. Now, when the question is saying that the annual financial statement, AFS मैंने शॉर्ट में लिखा है, जो बेसिकली बजट का ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल नेम है। तो AFS एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे फाइनेंस मिनिस्टर नहीं लाता, फाइनेंस मिनिस्टर लाता है प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे, और इसको यूपीएससी ने सही मान लिया। अब इसको मैं बताने की थोड़ी सी कोशिश करूं तो देखो, मैं समृद्ध जी से और सिद्धार्थ अरोड़ा जी से यही कहना चाहूँगा कि एवरीथिंग इज़ फाइन व्हेन वी टॉक अबाउट द लैंग्वेज, when we talk about the constitutional amendments, when we talk about the cases decided by Supreme Court, right? 1971 का आप UN राव वर्सेस इंदिरा गांधी केस आप थोड़ा सा रिकॉल करो, नंबर 1। नंबर 2, आप रिकॉल करो द पोजीशन ऑफ आर्टिकल 53 and article 74. I will elaborate on it because you will be inquisitive to know about it. Then you must recall the collective responsibility concept and doctrine of प्लेजर कॉन्सेप्ट। नाउ यदि ये तीनों केस बियॉन्ड, जैसे समृद्ध जी ने बताया कि ये बेयर एक्ट्स हैं जो मैंने अभी स्क्रीनशॉट में आपको दिखाया था, तो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज है, लेकिन आप हमारे जो इंडिया के अंदर में जो इफ़ेक्ट आता है, फाइनल लाइन जो आती है, आप हमेशा ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन, देन द अमेंडमेंट्स, then the Supreme Court decisions, Supreme Court में even high courts के decisions are also counted to give effect to the final law, right? ये तीन necessarily count होते हैं यदि हमें एग्जाम में बात करनी है। दूसरा, इस क्वेश्चन के अंदर में यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर इन्होंने कोई ऐसा वर्ड नहीं यूज़ किया जो एक्सट्रीम वर्ड हो, फॉर एग्जाम्पल ओनली, कि ऐसा होना चाहिए, मस्ट। उस केस में डेफिनेटली ये क्वेश्चन जो स्टेटमेंट 1 है ये गलत हो जाता। लेकिन अभी सब्जेक्टिविटी है, एंड दिस सब्जेक्टिविटी इज कमिंग फ्रॉम these 3 points. Now I would like to tell you one thing, that when we say article 53 says that all the executive powers will be vested in the president. Now this is an legislative act, introduction of the budget, but
Articles 53 and 74 together makes the president as de jure head, whereas PM becomes de facto head. In the prime ministerial form of government, in the parliamentary form of government like UK and that of India, it is prime minister who is de facto head of the government, right? And head of the state is the president and he is de jure head of the government. De jure का मतलब क्या होता है? केवल in law means technically कि राष्ट्रपति के नाम पे काम होंगे, सारे के सारे काम प्रधानमंत्री ही करेंगे. Now when you talk about Article 75, in Article 75 all the allocation of the business means जो ministerial portfolio दिए जाते हैं, it is decided by the prime minister and these ministers are appointed by the president. Like the PM is at the center, then first rank minister that's as cabinet minister, then second rank minister and then the third rank ministers as the डिप्टी मिनिस्टर्स एंड सेकंड रैंक में मिनिस्टर ऑफ स्टेट आ जाते हैं. उसके ऊपर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज भी होते हैं, उतना बियॉर्ड में नहीं जाएंगे. एंड दिस मेक्स जो फर्स्ट रैंक मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, ये कैबिनेट बनाता है और यहाँ से यहाँ तक की जो बॉडी होती है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, विच इज़ अ pompous body, composite body, whereas this cabinet is a compact body which meets at regular interval, decides about the fate of all the national businesses and it has to be agreed upon by the council of ministers. Who is not agreeing to it has to resign or has to change his stand for the stand taken by the cabinet. I hope you are getting my point. Now in this sense, if any minister is standing apart, then this individual minister is responsible to whom? This individual minister is responsible, for example, I am creating a point here, to the president, to the PM, to the parliament or to the Lok Sabha, right? This individual minister is responsible to the president and president can remove it only when prime minister's advice is available in this regard, and without advice it is not the discretionary power of the president to remove him, right? अभी देखो ये कितना कहानी पूरी की पूरी निकल के आएगी. आई थिंक जो एजुकेटर्स होंगे वो इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे. थोड़ा बच्चों को जो इंटरव्यू दिए हैं या मेंस 2-3 बार लिखे हैं उनको भी थोड़ा सा आ रहा होगा, लेकिन फाउंडेशन के बच्चे इस वाले बेसिकली डिस्कोर्स को शायद कैच ना कर पाएँ. नाउ आई एम सेइंग दिस दैट इफ the doctrine of pleasure is lying for this individual responsibility of the minister, but the collectively responsibility of this council of minister is lying to whom? To the Lok Sabha, not even to the parliament. But if the question is not reflecting Lok Sabha here and if it is parliament in the option and then fourth option is none of the above, we have to consider parliament. पार्लियामेंट के अंदर में लोकसभा राज्यसभा नहीं होती है, प्रेसिडेंट भी शामिल होता है. प्रेसिडेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ होम दी पार्लियामेंट, लेकिन फिर भी हम क्योंकि ये सबसेट बन जाता है लोकसभा उस पार्लियामेंट एक्सप्रेशन का, हम इसको सही मान लेंगे. आप थोड़ा सा यूपीएससी को जो प्रीलिम्स का पेपर है उसको आप बिल्कुल ऑब्जेक्टिव ना समझ के, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में सब्जेक्टिविटी ज़्यादा लोडेड है मेंस की तरह, वो आप समझने की कोशिश करो. नाउ इन द UN Rao केस, the Supreme Court held that the president is a de jure head, prime minister has to continue in the office even when what happens, that the entire Lok Sabha is dissolved. What I mean to say that caretaker government will be in picture. कल के लिए ज़बरदस्ती प्रीमैच्योरली लोकसभा को हमने डिसॉल्व कर दिया और हमने इलेक्शन कराने हैं क्योंकि वोट हमारे फेवर में आ सकते हैं. हवाएं वैसी चल रही हैं जैसा 1971 में पहली बार इंदिरा गांधी जी ने जब ऐसा किया था, प्रीमैच्योरली लोकसभा को डिसॉल्व करा के इलेक्शन करवा दिए थे और बहुत अच्छी मेजोरिटी से गरीबी हटाओ के स्लोगन के ऊपर वो इलेक्शन जीत गई थी. तो कहने का मेरा क्या मतलब है कि हाँ, इसमें एक बात और कि जो विधानसभा के इलेक्शन थे वो तभी से 1971-72 के टाइम से डिस्टर्ब हो गए
और आज मोदी जी अगेन कोशिश कर रहे हैं कि इस सेंटर स्टेट रिलेशंस में एक साथ इलेक्शन हो जाए और फिर अगले 4 साल हम लोग डेवलपमेंट की ही बात करें, नहीं तो पूरे के पूरे 5 साल जो है वो इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं के इलेक्शन कराता ही रहता है। बहरहाल, कमिंग बैक, this article 53 and 74 makes it imperative to consider the statement 1 as correct, that president or the prime minister, they are part of one larger expression, that is the parliament. मतलब जो आर्ग्यूमेंट कोर्ट में लॉयर देगा यूपीएससी की तरफ से, यदि रिप्रेजेंटेशन जाता है तो ये होगा, क्योंकि यूपीएससी में इतना हल्का भी नहीं है मामला। जब हम केस करेंगे तो फिर सामने वाला आके बातें भी बोलेगा। मैं भी एज एन एजुकेटर यही चीज़ बताता हूँ कि भाई प्रेसिडेंट के बिहाफ पे ही बजट इंट्रोड्यूस होता है, बट आई एम जस्ट थिंकिंग दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन यूपीएससी माइंड की रिप्रेजेंटेशन का जवाब अब हमें कैसे देना है। और फाइनली हो सकता है कि ये मैटर यदि कोर्ट को इंटरप्रेट करना पड़ जाए तो कोर्ट तो फिर अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिकली डिसीजंस हैं उनको भी लेके आएगा। बात बेसिक स्ट्रक्चर तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिसीजंस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैं ये ज़रूर पिक्चर में आ सकते हैं। इसमें मैंने एक चीज़ आपको और बताई थी, द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट एंड डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर। when the doctrine of pleasure is lying with the president but the prime minister is available in between for many of the businesses, when discretionary powers are not available with the president, then it is implicitly to be understood that this de facto leader is responsible for many of the things, in this sense that finance minister is representing prime minister while introducing the annual financial statement in the house, right, in the parliamentary house, then it becomes sometimes correct, but यूपीएससी को इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज जरूर करना चाहिए, दैट एक्चुअली यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर brings the budget on behalf of the prime minister, but it happens technically that he is representing the president। तब ये बिल्कुल समझ में आ जाता कि हाँ ये डी फैक्टो एंड डी जुरे हेड की बात कर रहे हैं। बट अभी टेक्निकली जो लैंग्वेज है यहाँ पर कोई एक्चुअल वर्ड भी नहीं लिखा हुआ। यदि मैं यहाँ पे ये लिख दूँ केवल एक्चुअली एंड नॉट टेक्निकली एंड नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली, तो ये किसी के पिताजी भी नहीं है इस स्टेटमेंट को गलत कर पाए। यदि मैंने ये प्रीफिक्स लगा दिया एक्चुअली एंड नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर लेज द एनुअल फाइनेंस मिनिस्टर बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, राइट। सो ये एक बात मैं यहाँ पर आप लोगों को इस वाले क्वेश्चन में क्लैरिटी देना चाहता था। आई थिंक कई सारे लर्नेड लोग इस बात को समझ पाए होंगे और ये बात यूपीएससी तक भी थोड़ा सा पहुँचेगी कि उनको आर्ग्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें देनी हैं। कुल मिला के 1971 यूएन राव केस, द पोजीशन ऑफ आर्टिकल 53 एंड आर्टिकल 74 टेकन टुगेदर, द पोजीशन ऑफ आर्टिकल 75 जहाँ पर कलेक्टिव ये 75 का क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3 हैं, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर। इसी से एक कॉन्सेप्ट निकलता है दैट प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे स्विम टुगेदर एंड सिंक टुगेदर। ये तो पूरा एक टॉपिक बन जाता है, बट ये एक्सप्रेशन किस हिसाब से गलत हो सकता है और कैसे इसको सही यूपीएससी कोर्ट में पेश करेगा, दिस आई हैव गिवन अ फोरसीएबलनेस जिसको आप शायद समझ पाएँ, राइट। बाकी एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा लास्ट में इस वीडियो के, दैट समृद्ध जी ने ये बात बोली कि लक्ष्मीकांत जो बुक है वो बेसिकली गलत है कई सारे मायनों में, लेकिन एज एन ऑथर I should not say this and we should not criticize any of the book, right? समृद्ध थोड़े से मेरे से बाद में ही आए होंगे पढ़ाने के लिए, उम्र में भी छोटे हैं, तो एज अ सीनियर टीचर मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दैट थोड़ा सा मैं गाइडेंस इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को दूँ। सी लक्ष्मीकांत की बुक समृद्ध ने बेसिकली रंगराजन जो IAS हैं उनकी भी पॉलिटी सिंप्लीफाइड बुक है, उसकी बात की है कि बहुत बेहतरीन बुक है। मैंने उस बुक को नहीं देखा। मेरी एक बुक है इंडियन पॉलिटी की,
ये बेसिकली एस चांद पब्लिकेशन से है। एक बात मैं इस बुक के बारे में ज़रूर बोलता हूँ कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर मेंस पर्सपेक्टिव। यदि आप मेन एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, इवन आप पॉलिटी पढ़ाना चाहते हैं, तो इस बुक से अच्छा, मतलब मुझे नहीं पता होगा और दूसरा, लेकिन मुझे मेरे संज्ञान में जो मेरे को फीडबैक मिला है नहीं है। इस बुक को आप ज़रूर लें यदि आपको राइटिंग करनी है जीएस पेपर 2 के, मतलब पॉलिटी सेगमेंट की एंड गवर्नेंस सेगमेंट की। तो दिस बुक इज़ एक्सप्रेशनफुल, दिस बुक इज़ सिंप्लीफाइड इन अ वे दैट यू आर, इफ़ रीडिंग इट आप फिसलते चले जाओगे, मज़ा आएगा कि हाँ एक कोई इंटरेस्टिंग बुक पढ़ी है हमने, टू स्टेट की तरह, राइट, या 12th फेल बुक की तरह जो मूवी बन गई बाद में। तो हमें बेसिकली क्रिटिसाइज नहीं करना है। लक्ष्मीकांत इज स्टिल इज़ वन ऑफ द बेस्ट बेसिक बुक इन द मार्केट। मैं एक ऑथर होने के बाद भी ये आपको बोल रहा हूँ कि लक्ष्मीकांत की बुक एज अ फाउंडेशन कोर्स के लिए यदि आप नए हो तो उसे ज़रूर लो, लेकिन उससे पूरा काम नहीं बनेगा। मेंस को लेके आपको ये जो बुक है, जैसे जो मैंने लिखी है, मेंस पर्सपेक्टिव में आंसर्स में अच्छे मार्क्स लेके आने के लिए ऐसी बुक आपको ज़रूर पढ़नी पड़ेगी। इट इज़ नॉट दैट हार्ड लाइक डिग्री बासु और पीएम बख्शी, बट इट इज़ नॉट एज सिंपल एज लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत इज़ दी बेसिक बुक एंड दिस इज़ वे बियॉन्ड दी लक्ष्मीकांत। एंड और इसी के साथ साथ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ दैट आई एम नॉट ओनली ऑथर फॉर दिस बुक बट ऑल्सो ऑफ this book written by me and one of my senior student who is senior IAS officer of 2016 batch, Athar Amir, and इनको प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड इन एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी मिला है, राइट। सो इसी बेस पे एंड दिस बुक विल बी अवेलेबल ऑन 31st एंड 1st मई को एक बड़े सेल पे अवेलेबल होगी डिस्काउंटेड रेट पे। इफ़ एनी वन ऑफ यू वांट्स टू टेक इट यू मे। And this is a very special course by me and Athar, which is a rank improvement course free of cost available. इसमें पेड होगा जो लोग फर्स्ट टाइम मेंस दे रहे हैं या सेकेंड टाइम दे रहे हैं बट उनका कोई रैंक नहीं आया है, बट एलाइड सर्विसेज में है, इम्प्रूव करना चाहते हैं रैंक, तो उनके लिए ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा। बिकॉज उन लोगों को इतनी नॉलेज है, हम लोग तो हम स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं बट वो लोग तो कितना सारा करंट अफेयर्स 10 घंटे डेली ही पढ़ाई कर रहे हैं। सो इट विल बी दैट वे माई गुड गेस्चर टू दैम। सो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप लोगों से बाय बोलता हूँ। जय हिंद। इस वाले डिस्कशन के अलावा यदि समृद्ध जी या सिद्धार्थ जी यदि मेरे साथ में आके कुछ डिस्कशन ओपन प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन करना चाहते हैं स्टूडेंट के सामने, दे आर मोस्ट वेलकम अबाउट दिस आर्ग्यूमेंट, बट ओनली आई जस्ट वांटेड टू एक्सटेंड दिस डायलॉग फर्दर that what will happen next in the representation in the court if some of the candidates and the institutions or educator like us are going there. So that way it is a request or it may be a welcoming thing if it's coming from your side.